सो अंडर वाटर फाइट का अगर कोई सीन होता, अगर डायरेक्टर जो है एस वासन या अदर डायरेक्टर सेज इससे पूछे, किससे पूछे, सुबह से पूछे कि भाई ये बताओ कि एक सीन है जिसके अंदर रेड जो है टाइगर से फाइट करता है अंडर वाटर, और रेड जो है टाइग्रिस को किल कर देता है, मार देता है, जो कि पॉसिबल है ही नहीं, वी ऑल नो। ये अपने आप में चीज जो है बड़ी फनी है। तो रेड किल्स द टाइग्रिस अंडर वाटर, लेकिन फिर रेड को जो इसके बच्चे हैं, किड्स है ना, किसके, कब्स, कब्स होते हैं छोटे छोटे बच्चे, किसके, टाइग्रिस के, उस पे दया आ जाती है रेड को, यानी टाइग्रिस को तो मार दिया, इसके बच्चों पे दया आ गई, तो ये क्या करता है, रेड फिर इनको पालता पोसता है ना, अटेंड्स टू द कब्स, रेड रेजेस द कब्स, छोटे छोटे उसके बच्चे हैं जो ऑफ स्प्रिंग्स हैं, ऑफ स्प्रिंग यानी बच्चे, उनको जो है ना वो क्या करता है, पालता है। तो ये सीन है। अब कोई एनी पर्सन हु इज अ नॉर्मल पर्सन, हु इज अ प्रूडेंट पर्सन, रीजनिंग जो यूज करता है, अपना दिमाग यूज करता है, वो तो ये कहेगी क्या बकवास है भाई, व्हाट इज दिस। लेकिन सुब्बू ऐसा कुछ नहीं करता। बाकी लोगों को भले ही ऐसा लगे कि ये सब मजाक है, बकवास है, लेकिन सुब्बू को ऐसा नहीं लगता था। सुब्बू तो तुरंत 1 सेकंड के अंदर बताता था, तुरंत 4 तरीके बताता था कि कैसे जो ना ये रेड जो है इनको जो ना पालेगा पोसेगा, और हाउ द सीन विल बी शॉट, कैसे वो शूट किया जाएगा सीन। एंड इफ द डायरेक्टर सेज कि नो आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद दिस, तो अगेन ही वुड ऑलवेज बी रेडी विद 14 मोर सॉल्यूशंस, यानी एक सोल्यूशन समझ में नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, उसके पास 14 मोर सॉल्यूशंस होते थे, एवरी टाइम रेडी टू हेल्प, नेवर सेइंग नो। हम जब कभी किसी को नो नहीं कहते, उसके बाद तो कभी सवाल नहीं उठाते, तो थोड़ा सा जो हमारी गिनती है वो ऐसे लोगों में हो जाती है जो पिछलग्गू टाइप का हो जाता है। तो उस लोगों को लगता था कि सुब्बू जो है एक तरीके से इज साइकोफेंट और अ फ्लैटर, चापलूस किस्म का जो ना ये आदमी है, ऐसा लोगों को लगता था। किस वजह से लगता था, बिकॉज ऑफ सुब्बू's बिहेवियर, his behavior was such that people thought him to be a flatterer or a sycophant. क्लियर। अब देखो इसमें क्वालिटीज भी बहुत सारी हैं, ये पोएट भी है, ये एक्टर भी है, ये चैरिटेबल एंड इम्प्रोविडेंट भी है, ठीक है, एक ह्यूमर भी लेके आता है, एंड ही समटाइम्स एक्ट्स बेटर देन द लीड एक्टर्स, लीड एक्टर से ज्यादा अच्छा काम करता है। तो उस समय पे अगर कोई आदमी था जेमिनी स्टूडियोज के अंदर जो इस बॉस के बाद में सबको डायरेक्ट करता था, सबको ऑर्डर देता था, या जो सबसे ज्यादा पावर रखता था आफ्टर एस वासन, वो कौन था, नंबर 2 कोटमंगलम सुब्बू। लेकिन डॉक्यूमेंट्स में ये केवल एक क्या था, क्लर्क था। क्लियर। तो ये सुब्बू है, हालांकि इसकी जो एजुकेशन थी वो उतनी अच्छी नहीं थी। अब इसका एक दुश्मन है, कौन है, मैं पहले बता चुका हूं। अब ऐसे आदमी का भी दुश्मन हो सकता है, इसका एक दुश्मन है, ही हैज एन एनिमी, और वो एनिमी कौन है भाई, वो एनिमी है ऑफिस बॉय। और ये कैसे है, ये करता तो कुछ नहीं, ऑफिस बॉय ऑलवेज टॉक इल ऑफ सुब्बू। टॉक इल होता है किसी के बारे में बुरी बात करना, पीठ पीछे गलत बात करना। अगर इस आदमी के लिए बुरी से बुरी विश कोई कर सकता है तो कौन है, ऑफिस बॉय है। अब ऑफिस बॉय क्यों ऐसा करता है, इसके पास एक रीजन है, इसके हिसाब से रीजन है, वैसे नहीं। व्हाट इज दैट रीजन अकॉर्डिंग टू ऑफिस बॉय, ऑफिस बॉय थिंक्स दैट आई एम बिहाइंड माय फेलियर दिस पर्सन हैज एक्टेड, यानी his failure is because of this person, सुब्बू की वजह से ये आदमी सफल नहीं हो पाया। इसका अपना एक कैलकुलेशन है, इसकी अपनी एक ओपिनियन है। सुब्बू ये मानता है, सॉरी ये ऑफिस बॉय ये मानता है कि सुब्बू ज्यादा सक्सेसफुल इसलिए है क्योंकि ही वॉज बोर्न इन द कास्ट ऑफ ब्राह्मण। अब ये बाय कास्ट ही इज ब्राह्मण है, ठीक है। ऑफिस बॉय को लगता है क्योंकि ये ब्राह्मण है इसलिए इसको ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती है।
ऑफिस बॉय मानता है ब्राह्मण होने की वजह से ज्यादा मौके मिलते हैं इसलिए ज्यादा चमक गया, मुझे मौके नहीं मिले इसलिए मैं पीछे रह गया। ये किसका मानना है? ऑफिस बॉय का। इसको लगता है बिकॉज ऑफ हिज बर्थ इन द हायर कास्ट ही इज मोर सक्सेसफुल। ऑफिस बॉय को लगता है, और बाकी इसको लगता है कि he thinks that I am more educated than Subbu, still I am not that successful। ऑफिस बॉय ऐसा मानता है। क्लियर? तो स्टूडेंट्स ये था मेन कैरेक्टर ऑफिस जो ना सुब्बू। यानी हमने कितने कैरेक्टर्स डिस्कस किए हैं अभी तक? हमने डिस्कस किया अशोक मित्रन, हमने डिस्कस किया कोटमंगलम सुब्बू, एंड वी डिस्कस्ड ऑफिस बॉय। देयर इज वन मोर कैरेक्टर, उसकी भी बात कर लेते हैं। लीगल, एक और है जिसको हम कहेंगे लीगल एडवाइजर। ये लीगल एडवाइजर ये लीगल एडवाइजर क्या करता है? सलाह देता है। लीगल एडवाइजर का काम सलाह देना होता है। किसको सलाह देता है? इस पूरे जेमिनी स्टूडियोज के। लेकिन इसको लोग क्या कहते हैं? इसका नाम क्या है? मतलब नाम है, इसकी पोस्ट क्या है? लीगल एडवाइजर। लेकिन सभी इसको कहते हैं इलीगल एडवाइजर। है लीगल एडवाइजर, कहते हैं उल्टा। तो देयर इज आयरनी इन हिज नेम। दूसरा ये क्या है? ये एक ऑड मैन आउट है। अब ऑड मैन आउट क्या होता है? जो दूसरों से अलग हो। व्हाई इज ऑड मैन? ही इज एन ऑड मैन आउट। बाकी सब लोग खादी पहनते हैं, ये क्या पहनता है? कोट पैंट्स। ये कोट पैंट्स पहनता है, ठीक है, बिल्कुल अलग सबसे। इसने क्या किया एक बार? एक बहुत ही टैलेंटेड एक्ट्रेस थी। दैट एक्ट्रेस वाज फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली, एक छोटे टाउन से गई थी। शी गॉट एन अपॉर्चुनिटी इन अ फिल्म एंड शी वाज डूइंग द शूटिंग। सो देयर वाज नो फॉल्ट ऑफ हर्स। उसका कोई फॉल्ट नहीं था। कई बार दूसरी गलती के लिए हम क्या करते हैं? गुस्सा कर देते हैं। तो उस एक्ट्रेस ने क्या किया? दैट टैलेंटेड एक्ट्रेस एंग्रीली सेड समथिंग अबाउट एसएस वासन। बॉस के बारे में उसने कुछ कह दिया गुस्से में, जैसे इंसान अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए कह देता है। इस आदमी ने क्या किया? विदाउट हर नॉलेज ही रिकॉर्डेड हर वॉइस। भाई वहां तो शूटिंग होगी तो सब कुछ रिकॉर्ड होता है, तो उसने बिना उसकी परमिशन के रिकॉर्ड किया एंड देन ही प्लेड इट ऑन द स्टेज। वहीं के वहीं बजा दिया। तो ये जो सिचुएशन बनी, ये सिचुएशन जो थी ये बन गई एम्बैरेसिंग, शर्मिंदगी वाली, फॉर दैट टैलेंटेड एक्ट्रेस। उस टैलेंटेड लेडी के लिए या एक्ट्रेस के लिए ये एक बड़ी समस्या हो गई। शी वॉज नॉट फ्रॉम अ बिग फैमिली, शी वॉज फ्रॉम अ स्मॉल फैमिली, स्मॉल टाउन। तो वो शी कुड नॉट एक्चुअली हैंडल दैट सिचुएशन एंड उसका जो करियर था केम टू एन एंड का मतलब होता है खत्म हो जाना। बेचारी का जो फिल्मी करियर था वही खत्म हो गया। किसकी वजह से? लीगल एडवाइजर की गलती की वजह से। इसलिए उसको लोग कहते थे ये भाई लीगल एडवाइजर नहीं है, ये इलीगल एडवाइजर। क्लियर? अब बात करते हैं वहां के लोग, जितने भी लोग थे उनका पहनावा कैसा था? सभी लोग खादी पहनते थे। एवरीबडी वॉर। ड्रेसिंग क्या थी उनकी? एंड ड्रेसिंग एंड आइडियोलॉजी। इस आइडियोलॉजी की बात क्या है? का मतलब क्या है? विचारधारा। जेमिनी स्टूडियो के लोगों की क्या आइडियोलॉजी थी? पहली चीज तो इनकी ड्रेसिंग क्या थी? ये खादी पहनते थे एंड देखने में या बात करने में ये गांधीयन लगते थे। गांधीयन आदमी किसको कहते हैं भाई? जो आदमी नॉन वायलेंस को मानता है। किसको मानता है? नॉन वायलेंस को मानता है। तो ये अपने आप को नॉन वायलेंट कहते थे। दे डिड नॉट लाइक वायलेंस। ठीक है? इनकी आइडियोलॉजी क्या थी? ये कम्युनिज्म
कम्युनिज्म के अगेंस्ट थे। क्या थे उसके अगेंस्ट? किसके अगेंस्ट? कम्युनिज्म के अगेंस्ट थे। अब कम्युनिज्म क्या होता है वो थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूं। आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा साम्यवाद कम्युनिज्म, जहां रूस में सरकार बनी। चाइना जो है चाइना इज कॉल्ड कम्युनिस्ट कंट्री, है ना। चाइना को हम एक कम्युनिस्ट कंट्री बोलते हैं। कम्युनिज्म क्या होता है? एक तरह की आइडियोलॉजी होती है, एक पॉलिटिकल थॉट है, ठीक है। जैसे हम बात करते हैं डेमोक्रेसी की, डेमोक्रेसी में क्या होता है? सबको सबके राइट्स दे दो, यही डेमोक्रेसी। लेट द पीपल चूज देयर ओन गवर्नमेंट बाय देमसेल्व्स, और वो अपने आप को ही चुनेंगे। सो दैट इज डेमोक्रेसी, वो एक पॉलिटिकल थॉट है। ऐसे ही कम्युनिज्म भी एक थॉट है, जिसके अंदर वो कहते हैं कि सारी संपत्ति, सारी जमीन, सब कुछ किसका हो? सरकार का हो। देयर शुड नॉट बी एनी पुअर पर्सन, कोई गरीब ना हो, चारों तरफ समानता हो, इक्वालिटी हो। दूसरा, ये लोग ये मानते हैं कि दुनिया में दो ही तरह के वर्ग हैं, दे आर टू क्लासेस, दो ही क्लास है। मैं थोड़ा सा कम्युनिज्म समझा रहा हूं आप लोगों को कि ये क्या है, और वो इसलिए बता रहा हूं क्योंकि रेफरेंस जो है इस कहानी के अंदर कम्युनिज्म का भी आया है। क्योंकि जिस टाइम पे ये बना था, जिस टाइम पे अशोक मित्रन जो है इन 1953 टू 1965 अप्रॉक्स अंदाजे से, ये जो 12-13 साल काम किया अशोक मित्र ने एसएस वासन के साथ में, उस समय पे कम्युनिज्म जो है वो बहुत तेजी के साथ दुनिया में फैल रहा था। इसलिए इसने कम्युनिज्म की बात करी। जैसे आजकल की बात चल रही है भाई, लॉकडाउन की बात करते हैं, जहां भी बैठ जाते हैं। तो ऐसे ही उस समय बात होती थी कम्युनिज्म की। तो कम्युनिज्म क्या होता है? कम्युनिज्म ये कहता है, कम्युनिस्ट ये कहते हैं, जो कम्युनिज्म को मानता है उन्हें बोलते हैं कम्युनिस्ट। वो ये कहते हैं कि एक तो रिच पीपल है दुनिया में और एक पुअर लोग हैं, ठीक है। जिस दिन ये पुअर लोग जाग जाएंगे, ठीक है, ये पुअर है, ये क्या करेंगे? ये जो रिच पीपल हैं ये क्या चलाते हैं? ये इंडस्ट्री चलाते हैं। ये क्या करते हैं? ये प्रॉफिट कमाते हैं, और इनकी इंडस्ट्री में ये पुअर लोग काम करते हैं। तो ये रिच पीपल जो है इन पुअर लोगों से काम कराते हैं इंडस्ट्री के अंदर, और ज्यादा प्रॉफिट कमाते हैं, इनको सैलरी कम देते हैं। इस वजह से ये ज्यादा रिच हो जाते हैं, ये ज्यादा पुअर हो जाते हैं। तो एक आइडियोलॉजी है, मैं ज्यादा डिटेल में इसके बारे में आई विल नॉट गो, बस मोटी मोटी चीज मैंने आपको एक समझा दी है। लेकिन इसमें एक खास पॉइंट ये है कि कम्युनिज्म ये कहता है, वो कहते हैं कि इन गरीबों को इकट्ठा हो जाना चाहिए, एक दिन क्रांति आएगी और ये सारी जमीन संपत्ति सरकार की होनी चाहिए, गवर्नमेंट की, और सब इक्वल हो जाए, ताकि इनको भी खत्म करें और इनको भी खत्म करें। लेकिन इनका जो रास्ता है वो वायलेंस का रास्ता है, हिंसा का रास्ता है। ये कहते हैं कि अगर आपको हथियार उठाने पड़े तो यू डू दैट। जैसे आप सुनते हो हमारे देश में, आपने सुना है, वो सुना होगा जिनको हम नक्सली बोलते हैं, नक्सलिज्म, वो कौन है? वो कम्युनिस्ट लोग ही होते हैं। जिनको माओइस्ट बोलते हैं, माओवादी बोलते हैं, वो भी कम्युनिस्ट ही होते हैं। तो ये कहते हैं कि अगर रिच पीपल उनको अधिकार ना दें तो ये इनको मारो और इनसे छीनो। तो इस तरह की आइडियोलॉजी किसकी होती है? कम्युनिज्म के अंदर होती है। तो चूंकि कम्युनिज्म उस टाइम पे इट वाज स्प्रेडिंग थ्रू आउट द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में ये फैल रहा था, इस वजह से एस अशोक मित्र ने इस लेसन के अंदर कम्युनिज्म की भी बात की है। ये टॉक्ड अबाउट कम्युनिज्म। तो हम बात कर रहे थे आइडियोलॉजी की। किसकी आइडियोलॉजी की बात कर रहे थे? आइडियोलॉजी ऑफ द एम्प्लॉइज, या ये कह सकते हो पीपल एट जेमिनी स्टूडियो। तो उन लोगों का मानना था कि कम्युनिस्ट लोग वायलेंट होते हैं, कम्युनिस्ट लोगों का कोई गॉड नहीं होता, क्योंकि कम्युनिस्ट किसी भगवान को नहीं मानते। तो दे हैव नो गॉड, दे हैव नो मोरल, उनके अंदर कोई नैतिकता नहीं होती है, ठीक है। किसकी सोच थी ये? जेमिनी स्टूडियो के अंदर जो काम करते थे उनकी ये सोच थी। पॉइंट, दीज ऑल एम्प्लॉइज, क्लियर। फिर क्या होता है यहां पे? once a person came,
एक आदमी आया स्पीच देने के लिए जिसका नाम था स्टीफन स्पेंडर। अब आपने इसका नाम सुना होगा, स्टीफन स्पेंडर की पोएम। ये कौन है? ये पोएट है, ही इज अ पोएट। स्टीफन स्पेंडर स्टार्टिंग में कम्युनिस्ट हो गए थे, ही बिलीव्ड इन द आइडियोलॉजी ऑफ कम्युनिस्ट, लेकिन बाद में उन्होंने क्या किया, लेटर ऑन ही वाज डिसइल्यूजन्ड। यानी आप किसी आदमी से एक बार तो प्रभावित हो जाते हो, लेकिन कुछ समय के बाद यू फील दैट दिस मैन इज नॉट राइट, हिज आइडियोलॉजी इज नॉट राइट। They are talking of communism, but they are not following. Actually, they are spreading violence. तो आपको जब उनकी बात पता चल जाती है तो क्या होता है, आप उससे डिसइल्यूजन हो जाता है, आपका भ्रम टूट जाता है। तो ये आदमी पहले कम्युनिस्ट हो गया, बाद में वापस आ गया। He was disillusioned from किसे? कम्युनिज्म से। अब ये एसएस वासन या जितने भी लोग थे जेमिनी स्टूडियो के, they were against communism. तो दिस पर्सन स्टीफन स्पेंडर वाज कॉल्ड एक स्पीच देने के लिए, इसे स्पीच दी इंग्लिश में, एंड नोबडी अंडरस्टूड। सबसे पहले तो जितने भी एम्प्लॉइज थे, पीपल कहो या जो भी है, पीपल एट जेमिनी स्टूडियो, नोबडी अंडरस्टूड व्हाट स्टीफन स्पेंडर वाज सेइंग। किसी को लगा ये एक जो है ना एडिटर है, किसी को लगा ये एक पोएट है, ये पता किसी को नहीं था कौन है। दिस पर्सन केम stage pe, he came on the stage, he talked about himself, he talked about his life, and then he started speaking about his thoughts in English purely. अब ये जो लोग थे, they spoke, इनकी भाषा क्या थी? इनकी भाषा तो रीजनल लैंग्वेज थी, they all were Tamil speaking people या कोई और रीजनल लैंग्वेज की मूवी बनाते थे, so they did not understand anything. स्टीफन स्पेंडर को वो छोड़ के बीच में मीटिंग जाना पड़ा। he was baffled, he was embarrassed at that situation and he left the meeting actually. अब अशोक मित्रन कहता है कि मुझे भी नहीं पता चला ये कौन आदमी है स्टीफन स्पेंडर, इसको बाद में पता चला अशोक मित्रन को, बहुत बाद में। कब? आई विल टेल यू। एक चीज और हुई इसके अंदर, हम बात कर रहे थे कम्युनिज्म की, एक टीम आई जेमिनी स्टूडियो के अंदर, जो टीम थी MRA। कौन सी टीम थी ये MRA थी। अब ये MRA किस लिए यूज हुआ है ये देखते हैं। थोड़ा सा बेटे आप लोगों को ध्यान लगाना पड़ेगा, इस लेसन में कई तरह की चीजें मिक्स हैं। 2-3 बार इसको वी विल रीड इट ट्वाइस थ्राइस एंड वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड, तो हो जाएगा। मैंने एक चीज बताई आपको कि जो जेमिनी स्टूडियोज के लोग थे, दे ऑल वर अगेंस्ट कम्युनिज्म। किसके थे? तो उस समय क्या था, पूरी दुनिया के अंदर इंटरनेशनल लेवल पे कम्युनिज्म फैल रहा था बहुत तेजी के साथ में, जैसे रशिया में हुआ, फिर चाइना में हुआ, बहुत तेजी के साथ में दुनिया के देश जो है कम्युनिज्म को, साम्यवाद को फॉलो कर रहे थे। ठीक है। अब जो कम्युनिज्म होता है वो कैपिटलिज्म का, पूंजीवाद का बिल्कुल ऑपोजिट होता है। अब जो अमेरिकन कंट्रीज हैं, यूरोपियन कंट्रीज हैं, इटली है, अमेरिका है, ब्रिटेन है, मतलब इस तरह की जो कंट्रीज हैं, अमेरिका तो खैर अमेरिका में पड़ता है, ये जो कंट्रीज हैं ये कैपिटलिस्ट कंट्रीज कही जाती हैं, पूंजीवादी कही जाती है। ठीक है, जहां पे इंडस्ट्रीज ज्यादा है, जहां पे प्रॉफिट मेकिंग चलती है। तो वो जो लोग थे वो इसके अगेंस्ट थे। किसके अगेंस्ट थे? इंटरनेशनल कम्युनिज्म। वो ये नहीं चाहते थे किसी भी कीमत पे दुनिया में कम्युनिज्म फैले। तो क्या हुआ, एक आर्मी बनाई गई जिसका नाम रखा गया MRA। इस MRA का मतलब था, M का मतलब था मोरल, ठीक है, री आर्मामेंट। आर्म करना क्या होता है? लेस होना होता है। आर्म्स का मतलब हथियार होता है, हथियारों से लेस होना, आर्म्ड हो जाना। तो री आर्मामेंट आर्मी। क्लियर? तो उस समय पे क्या हुआ, ये जो एक्चुअली ये एक इंटरनेशनल मूवमेंट था, एक आंदोलन था। किससे लड़ने के लिए था? एक्चुअली ये MRA इससे लड़ने के लिए था, इंटरनेशनल कम्युनिज्म से लड़ने के लिए, क्योंकि बहुत तेजी के साथ फैल रहा था। इसलिए इस MRA के अंदर
क्या हुआ, दुनिया भर के एक्टर्स, पोएट्स, राइटर्स इकट्ठे हो जाते थे और वो जगह जगह जाके स्पीच देते थे, लोगों को समझाते थे कि दिस इज नॉट अ राइट थिंग, इंटरनेशनल कम्युनिज्म इज नॉट अ गुड थिंग। तो दोबारा से लोगों को रीआर्मामेंट होता है लेस करना, तो मॉरल रीआर्मामेंट आर्मी इसका नाम रखा गया, यानी लोगों को, यानी जो कम्युनिज्म में चला गया वो इमोरल हो गया, क्योंकि वो भगवान को तो मानता ही नहीं, इसलिए वो इमोरल हो गया। इसलिए उनको दोबारा से रीआर्मामेंट करना है, दोबारा से लेस करना है। किससे लेस करना है? नैतिकता से। तो उसका नाम रखा गया मॉरल रीआर्मामेंट आर्मी। ये मॉरल रीआर्मामेंट आर्मी एक बार आई जेमिनी स्टूडियोज के अंदर, इसने 2 प्ले किए जिसको हम बोलते हैं नाटक, 2 प्ले किए। हालांकि बॉस को लगा कि ये जो लोग हैं मॉरल रीआर्मामेंट आर्मी आएंगे और ये इंटरनेशनल कम्युनिज्म के विरुद्ध कुछ कहेंगे, कुछ लिखेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। इन्होंने 2 प्ले किए, 2 प्ले किए जो कि बहुत ज्यादा फेमस भी हुए, बहुत ज्यादा पसंद किए गए। क्लियर? फिर क्या हुआ, धीरे धीरे एक बार ये जो अशोक मित्रन है, इन्होंने द हिंदू न्यूज़पेपर में एक छोटी सी न्यूज देखी कोने में। उसमें क्या था, एक स्टोरी राइटिंग कंपटीशन था, शॉर्ट स्टोरी, ये शॉर्ट स्टोरी लिखते थे, छोटी छोटी कहानी इसको हम कह सकते हैं। तो उसमें उसने देखा कि एक कंपटीशन था, कंपटीशन में अपनी कहानियां भेजते थे। तो कंपटीशन कहाँ का था? एक मैगजीन था, जिस मैगजीन का नाम था एनकाउंटर। एनकाउंटर नाम की एक मैगजीन थी जिसमें कंपटीशन था, जैसे आप भी कंपटीशन करा सकते हो, मैं भी करा सकता हूं। तो एनकाउंटर, दी एनकाउंटर नाम की जो मैगजीन थी, उस मैगजीन में स्टोरी राइटिंग थी। अशोक मित्र ने सोचा कि आई विल सेंड माई स्टोरी टू दिस मैगजीन, पहले देख तो लो ये मैगजीन कैसी है, छोटी सी है या बहुत बड़ी मैगजीन है। तो इसलिए ये एक लाइब्रेरी में गए और वहां से उन्होंने एनकाउंटर की बुक मैगजीन निकाली, और वो हालांकि न्यूज थी, बिल्कुल नहीं की नहीं। और जैसे उसने उसके ऊपर नाम देखा, इसको तुरंत समझ में आ गया, इस दी एनकाउंटर मैगजीन जो थी, उसका जो एडिटर था वो था स्टीफन स्पेंडर। यानी जब स्टीफन स्पेंडर स्पीच देने के लिए आया था, तब किसी को नहीं पता था वो कौन है, अशोक मित्रन को भी नहीं पता था वो कौन है। When did अशोक मित्रन came to know? When did he come to know? कब पता चला? जब उसने एक कंपटीशन में, जो कि एनकाउंटर मैगजीन के अंदर एक कंपटीशन होने वाला था शॉर्ट स्टोरी राइटिंग का, उसने सोचा अपनी स्टोरी, आई शुड सेंड माय स्टोरी एंड टू चेक द क्रेडिबिलिटी ऑफ द मैगजीन, कि वेदर इट इज अ गुड मैगजीन और नॉट, इसकी कोई रीडरशिप है भी कि नहीं, लोग इसको पढ़ते भी है कि नहीं, जरूरी है भी कि नहीं। तो when he went to search for that, तब उसको पता चला कि इस मैगजीन का एडिटर तो स्टीफन स्पेंडर है, एंड ही इज द सेम पर्सन जो कि आया था वहां पे क्या देने के लिए, स्पीच देने के लिए। तब उसको पता चला। फिर क्या हुआ, नौकरी छूट गई बेचारे की। उसने जो ना, ये जो स्टूडियो था जेमिनी स्टूडियोज, उसने छोड़ दिया स्टीफन, इसने, अशोक मित्र ने। और एक बार जब ये ऐसे गुजर रहे थे, क्योंकि ही वॉज आउट ऑफ जॉब, तो इसको बड़ा मजा आता था। मजा क्या, ही लाइक द चीप थिंग्स, सस्ती चीजें। तो एक बुक थी इंग्लिश की, जो कि रोड के ऊपर उसने देखी, उसने सोचा ये किताब मैं पढ़ लूं, आई शुड रीड दिस बुक, क्योंकि बुक रोड के ऊपर थी, और वो एक्चुअली दैट वाज अ स्टूडेंट एडिशन, वो बहुत सस्ती बुक थी। तो अशोक मित्र ने वो किताब खरीदी, ठीक है। बुक का नाम था गॉड दैट फेल्ड। कौन सी बुक थी वो? अशोक मित्र ने जेमिनी स्टूडियोज को छोड़ने के बाद में रोड पे एक बार ऐसे ही गुजर रहा था, तो उसने एक किताब देखी रोड के ऊपर, सस्ती सी, क्योंकि इसके पास पैसे ही कम रहते थे, सस्ती चीजों के की सर्च में ही रहता था ये। तो जब इसने देखा, वेरी सो, बुक का नाम था गॉड दैट फेल्ड, और इसके ऊपर उसने नाम देखा किसका, स्टीफन स्पेंडर का। तो उसने क्या किया, वो किताब फटाक से खरीद ली। स्टीफन स्पेंडर का नाम देखे, अरे ये तो वही है जो वहां पे आया था, होता ना, क्यूरियोसिटी होती, चीज हमें कई बार अट्रैक्ट कर लेती है। तो इसने वो किताब खरीदी, अशोक मित्र ने पढ़ी। इस किताब के अंदर 6 जो राइटर्स थे,
उनके एसेज थे 6 राइटर्स के, और ये 6 के 6 जो राइटर्स थे ये कौन थे? ये वो थे जिन्होंने, जो पहले तो कम्युनिस्ट हो गए थे, बाद में उन्होंने कम्युनिज्म को छोड़ दिया था, जिनमें से स्टीवन स्पेंडर एक थे। पॉइंट, यानी बुक का नाम गॉड दैट फेल्ड। बुक के अंदर 6 एसेस रिटन बाय डिफरेंट राइटर्स, जिनमें से एक थे स्टीफन स्पेंडर। वो बुक अशोक मित्र ने खरीदी एंड ही रेड दैट। तो स्टूडेंट्स, ये जो पूरी कहानी मैंने बताई है, ये कहाँ की बताई है? ये जेमिनी स्टूडियोज की बताई है कि जेमिनी स्टूडियोज में क्या होता था, कैसे लोग थे, पैनकेक क्या था, पैनकेक कैसे यूज होता था। एक दो चीजें छूट गई हैं इसमें, इंपॉर्टेंट थिंग्स एक दो छूट गई है कि मेकअप, जैसे स्टार्टिंग में इसका जो मेकअप डिपार्टमेंट था वो मैंने एक्सप्लेन नहीं किया। जो जिस बिल्डिंग में वो मेकअप डिपार्टमेंट, ये जेमिनी स्टूडियो जिस बिल्डिंग में था, ठीक है, उस बिल्डिंग को कहते हैं, वो बिल्डिंग क्लाइव लाइव, उसकी रॉबर्ट क्लाइव जो था उसका स्टेबल, जो कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया रहे हैं, अंग्रेज थे, उसका स्टेबल यानी घोड़ों का अस्तबल था। ठीक है, उस मेकअप रूम में जहां पे मेकअप होता था बहुत सारी लाइटें लगी थी, जैसे बार्बर के सैलून में लगी होती है ना, बहुत सारे शीशे लगे हुए थे, बहुत सारी लाइट्स लगी होती थी, और उस वहां पे उनका मेकअप किया जाता था। किसको यूज करके? इस पैनकेक को यूज कर। तो यू रीड दिस स्टोरी, इसको पढ़ो आप, यू विल फाइंड इट्स अ वेरी, थोड़ा सा लंबा चैप्टर है, और फ्यू थिंग्स विच आर लेफ्ट वी विल कवर देम अगेन। उसमें रीडिंग टेक्स्ट जब हम पढ़ेंगे उसको अगेन से हम उसको क्लियर करेंगे। अभी आप इसको रीड करोगे, जो चीजें छूट गई हैं तो यू विल बी एबल टू रीड दैट। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, दिस वाज द क्लास, दिस वाज द लेसन पोएट्स एंड पैनकेक। आप लोगों को इसके जितने भी क्वेश्चंस है वो अपने नोटबुक में करने हैं, इसके डिफिकल्ट वर्ड्स आपको नोटबुक में लिखने हैं। ठीक है, सो ये चैप्टर यहीं पे मैं फिनिश करता हूं।